हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग को पता है, एवरी मंडे और हमारा थर्सडे को स्पेशली हमारा ये सेशन रखा जाता है ओनली फॉर पेशेंट्स। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे पेशेंट हमारे तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उनको एक सहूलियत देने के लिए हमने ये जूम सेशन ऑन किया है कि एक बार वो कॉन्सेप्ट समझे कि हमारा जो प्लांट डिराइव स्टेम सेल है, फाइटो लाइफ का एसेंस केयर प्लांट डिराइव स्टेम सेल, उसका पूरा जो नॉलेज है, डीप नॉलेज एक बार समझ में आ जाए ना, किस तरीके से ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है और कौन कौन सी डिजीजेस को क्योर किया है और कितना बेस्ट रिजल्ट देता है। इसके लिए भी हम लोग एवरी मंडे एंड थर्सडे को ये सेशन रखते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है, सुमेर सर हमारे साथ हैं, बड़ौदा से हैं और ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से वो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमको गाइडेंस देते हैं। प्रणव सर, सुमेर सर, गांधी सर, इवन हार्दिक सर भी अभी तो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हार्दिक सर भी बैठे हुए हैं। तो आज हमारा सेशन सुमेर सर लेने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। ओवर टू यू सर। वेलकम सर। आप हमें बताइए, इवन हमारे पेशेंट्स को डिटेल में उनको जानना है कि भाई हमारा ये स्टेम सेल किस तरीके से काम करता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम। आर यू लिसनिंग मी? यस सर, यस सर, क्लियर है। अच्छा, मेरी तस्वीर आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है। ओके, डन। नो प्रॉब्लम। तो ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सबका इस जूम मीटिंग के अंदर जो है कि सुमीर सिंह वेलकम करता है और जबरदस्त जोरों शोरों से और गर्मजोशी के साथ आपका वेलकम करता है। आई एम राजपूत सुमीर सिंह फ्रॉम वडोदरा, गुजरात, एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए एक्सपर्ट ऑफ स्टेम सेल्स। आई एम थैंकफुल टू माय ग्रेट गुरु मिस्टर प्रणव मेहता एंड ऑल अदर्स कि जिन्होंने जो है कि इतनी जबरदस्त तरीके से मुझे भी गाइड किया था सर, और मैं आज एक एक्सपर्ट बन के आपके सामने हूँ सर। और शुरू करते हैं सर बिना देरी किए हुए, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, हम 1 घंटे से ज्यादा इस सेशन को ले नहीं पाएंगे। इसलिए सर, जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं या फिर जो ऑलरेडी इस थेरेपी को यूज कर रहे हैं, प्लीज लिसनिंग मी सीरियसली सर। आप जो है कि मुझे सीरियसली सुनिएगा सर। आपको समझ में आएगा कि आप क्या ले रहे हैं या फिर क्या लेने वाले हैं। ठीक। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो थेरापी का नाम जो है दैट इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। तो हमारी स्टेम सेल थेरापी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कहां करेगी, कहां नहीं करेगी, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके क्या डोजेज होंगे, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर हम जो है कि विद इन सम मिनट सर चर्चा करेंगे सर। तो इस थेरापी को समझने के लिए अभी आपका काम सिर्फ यह है कि आप इस थेरापी को समझिएगा, क्योंकि जिसने इस थेरापी को समझ लिया सर वो जिंदगी भर जिया है, और जिसने इस थेरापी को समझ लिया सर उसके सारे जो है कि अनक्योरेबल डिजीज चले गए हैं। तो इसलिए सर गौर से इसको सुनिएगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल। सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम चर्चा सारी बाद में करें, सबसे पहले तो ये समझे कि स्टेम सेल होता क्या है। और इसको समझने के लिए सर हम शुरू करते हैं। देखिए, हम जब बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी में कोई दिक्कत आती है या फिर हम बीमार पड़ते हैं, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं सर? वो इसलिए जाते हैं कि हम बीमार पड़े। और अगर हम बीमार पड़े तो हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी आती है तो उसके मोस्टली 2 रीजन होते हैं सर। या बीमारी हमारी बॉडी में दो तरीके से आती है, या बीमारी हमारी बॉडी में दो तरीके की होती है सर। फर्स्टली, एक्सटर्नल एक्वायर्ड डिजीज, उसको कहते हैं बाहरी कारणों की वजह से। अगर मान लीजिए कि आपको मच्छर ने काटा, आपको डेंगू हो जाएगा, आपको मलेरिया हो जाएगा, आपका चिकनगुनिया हो सकता है, आपका मौसम बदला है तो आपको कहने का मतलब इन्फेक्शन हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे प्रकार के इन्फेक्शन। एटलीस्ट कोरोना भी एक इन्फेक्शन ही है और टीबी भी एक इन्फेक्शन ही है। जॉइंडिस हो गया या फिर टाइफाइड हो सकता है। यानी कि ऑल ओवर, मतलब कि ये जितने भी प्रकार के डिजीज है जो बाहरी कारणों की वजह से आते हैं सर हमारी बॉडी में। और जब हम बीमार होते हैं
तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एटलीस्ट अगर हमें टीबी भी है तो सर 6 महीने का कोर्स देके हम अपने आप को क्योर कर लेते हैं सर, और हम एकदम पहले जैसे एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं सर। इज इट ओके? लेकिन सेकंड, दूसरे प्रकार के जो डिजीज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से पैदा होते हैं सर। दैट इज कॉल्ड इंटरनल एक्वायर्ड डिजीज। और जितने भी रोग बॉडी के अंदर से पैदा होते हैं वो एक बार हमारी बॉडी में आ गए तो फिर वो परमानेंट हो जाते हैं सर। उसको कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। as like a diabetes, as like a BP, as like a neurological disorder, as like a kidney related problem, as like a intestine related problem, as like a migraine, as like a thalassemia, as like a sickle cell anemia, as like XYZ सर। जितने भी रोग अंदर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको मजा नहीं आ रहा, आपको कमजोरी फीलिंग हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास गए, सर मुझे ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो गई, उन्होंने रिपोर्ट करवाया और आपको बोला कि सर आपको डायबिटीज हो गया, तो आपने कहा ठीक है सर दवा लिख दीजिए। उन्होंने एक बढ़िया सी दवा लिख दी। मैं कोई नाम नहीं बताऊंगा सर, आज हमेशा नाम बताता हूँ लेकिन आज नहीं बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि दवा लिख दी। जब आपको शौक लगता है कब? जब आप ये पूछते हैं कि सर अब मुझे ये लेना कब तक है, तो सामने से जवाब आता है सर अब आप जब तक जिंदे हैं तब तक इसको आपको लेना। देन हम लोग शॉक्ड होते हैं सर, और ये होता है ये कैसे हो गया सर। तो माय मीन्स ऐसा है सर कि अंदर से पैदा होने वाले एक भी रोग आज तक कोई भी थेरापी मिटा नहीं पाई है, उसको क्योर नहीं कर पाई है, कंट्रोल किया जा सकता है सर। एज लाइक ए एलोपैथी, एज लाइक ए होम्योपैथी, एज लाइक ए आयुर्वेदा, एज लाइक ए लमसम लमसम जो भी है सर। तो सर सवाल यहां पर यह आता है कि जो मतलब कि जो है कि आपके बाहरी कारणों से आए गए रोगों को अगर डिजीज को मिटाया जा सकता है, एक्सटर्नल एक्वायर्ड डिजीज को, तो इंटरनल एक्वायर्ड डिजीज को क्यों नहीं मिटाया जा सकता? तो इसका जवाब यह है सर कि जो इंटरनल एक्वायर्ड डिजीज होती है वो डिजीज ही नहीं है। यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट लोग भी बैठे होंगे, शायद सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही है एग्जैक्टली है सर कि अंदर से पैदा होने वाले रोग रोग ही नहीं। क्या आप बोल सकते हैं सर कैसे नहीं रोग है? बीपी रोग है, डायबिटीज रोग है, किडनी रिलेटेड जो है कि रोग है, हार्ट की से रिलेटेड प्रॉब्लम रोग है, ब्रेन से रिलेटेड सर वो रोग नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनल डिसऑर्डर। अगर आपको बीपी है दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है सर वो। अगर आपको डायबिटीज है दैट मीन्स वो पेनक्रियाज का डिसऑर्डर है, पेनक्रियाज को जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से वो उसका डिसऑर्डर है। अगर आपको डायलिसिस के ऊपर है दैट मीन्स वो आपका किडनी का डिसऑर्डर है सर, नेफ्रॉन का डिसऑर्डर है कि जितना किडनी काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। अगर आपको लीवर ट्रांसप्लांट की दिक्कत आ गई है सर तो दैट मीन्स वो हिपेटाइटिक का जो है कि वो है सर, डिसऑर्डर है सर। अगर आपको श्वास फूलता है, आपको अस्थमा हो चुका है सर, ऐसी कोई दिक्कत है तो ये सर आपका लंग्स का डिसऑर्डर है सर। अगर आप पैरालिसिस में है या एपिलेप्सी में है या फिर आप अल्जाइमर में आ चुके हैं एक्स वाई जेड सर, तो ये न्यूरॉन का जो है कि डिसऑर्डर। माय मीन्स ये है कि सर ऐसे सारे रोग जो एक बार अपनी बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर से पैदा होते हैं वो कभी भी रोग नहीं होते, उनको आप डिसऑर्डर कहा कह सकते हैं सर। और जब डिसऑर्डर एक बार आता है तो उसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल आर थेरापीज जितने भी मार्केट में अवेलेबल है वो सारे के सारे थेरापीज उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। माई मीन्स उसको क्योर नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर ही सवाल आया कि बाहर से आने वाले रोग अगर मिट सकते हैं तो अंदर से पैदा होने वाले रोग आखिर मिटते क्यों नहीं सर? तो इसका जो है कि सीधा सा संबंध होता है सर सेल के साथ। अब ये सेल नया शब्द आ गया है सर। तो सेल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं सर। सेल का अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए, मैं हिंदी बोलूंगा सर, तो आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूं कि सर आई नो 7 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे।
और वो इसलिए सर कि अगर सेल को अगर हिंदी में कहा जाए तो उसको कहते हैं कोश। कोश, हमारी बॉडी में कोश। और कोश का क्या मतलब है सर? हमारी बॉडी में कोश कितने और कितने टाइप के होते हैं, इसको जानने के लिए थोड़ा सा ये जान लेते हैं सर कि हमारी ये बॉडी की जो संरचना हुई है, ये बॉडी पूरी बनी है, ये बनी कैसे? तो इसका कहता है कि बॉडी के जो बेसमेंट में यानी कि जो मूल में होता है वो होता है सेल यानी कि कोश। हमने चौथी पांचवी आठवीं क्लास में ये पढ़ा है सर, साइंस की किताब में, कि हमारी बॉडी में जो है कि बेसमेंट में सेल, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनेंगे? ऑर्गन, जिसको अवयव या फिर अंग कहते हैं, सॉरी मसल्स। और बहुत सारे मसल्स मिलके ऑर्गन बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलके जो है कि क्या बनेंगे सर? सिस्टम बनेगी। अब अलग अलग प्रकार की, बहुत सारी प्रकार की सिस्टम हमारी बॉडी में अवेलेबल है, एज लाइक ए डाइजेस्टिव सिस्टम, एज लाइक ए जो है कि नर्वस सिस्टम, एज लाइक ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज लाइक ए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसी बहुत सारी सिस्टम है जिसमें एक से अनेक ऑर्गन अवेलेबल हो, मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनी होती है। तो मूल में जो है वो क्या है सर? सेल। ये सब बना किसके ऊपर है? आपकी हड्डी बनी, आपकी आंत बनी, आपका कान बन गया, आंख नाक जो तो जितने भी ऑर्गन है, सबसे पहले तो हम एक सेल ही थे ना सर। और वो सेल कैसा था? तो कहने का मतलब ये है सर कि हमारी बॉडी के जो मूल में है वो सेल है। सेल में से ये सब डेवलप हुए हैं सर। तो सेल कितने प्रकार के हमारी बॉडी में होते हैं? अलग अलग से बहुत सारे, मैनी मोर टाइप्स ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी सर। लेकिन उन सबको याद नहीं रखा जा सकता। इसलिए अगर हम इन सेल्स को मेजर टू पार्ट में डिवाइड करें तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के सेल मौजूद है। पहले है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सेल और जनरल सेल। सेकेंडली दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल। नॉर्मल सेल की खासियत थोड़ा गौर से सुनिएगा सर, समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं वो क्या करते हैं और कैसे होते हैं, उनकी विशेषता क्या है? उनकी विशेषता यह है कि वो हमारी एडी से लेके, एडी यानी पैर की एडी सर, वहां से लेके ये सिर तक सभी जगह अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट, उसकी विशेषता ये। सेकेंड, नॉर्मल सेल जो होता है वो हमारी बॉडी में रोज मिलियंस और ट्रिलियंस मर जाते हैं सर, और दोबारा से भी पैदा हो जाते हैं। यानी कि ये सेल अगर मरते हैं तो दोबारा भी पैदा हो जाते हैं जी। और इनकी वजह से एजिंग प्रोसेस भी आगे बढ़ता है सर। जैसे जैसे उम्र आपकी आगे बढ़ती जाएगी तो ये सेल जो है कि मरेंगे ज्यादा और पैदा कम होंगे, इसलिए जो है कि आपकी एजिंग प्रोसेस हो जाती है सर। ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये था हमारा नॉर्मल सेल। सेकंड जो हमारा सेल है दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइज सेल। बस स्पेशलाइज सेल की खासियत क्या है? सबसे पहले तो सर ये नॉर्मल सेल की जैसे हमारी बॉडी में सभी जगह नहीं पाया जाता, ये स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में ही मिलता है। एज लाइक हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट के अंदर जो स्पेशलाइज सेल है दैट इज कॉल्ड कार्डियक सेल। कार्डियक सेल सिर्फ हार्ट में मिलता है, ब्रेन में नहीं मिलता। ब्रेन का जो स्पेशलाइज सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रेन में ही मिलता है, हार्ट में नहीं मिलता। हमारा जो स्किन का स्पेशलाइज सेल है वो डर्मेट सेल है। वो डर्मेट सेल कभी भी आपके जो है कि हिपेटेटिक में यानी कि लीवर में नहीं मिलेगा। लीवर का जो स्पेशलाइज सेल है वो हिपेटेटिक कभी भी आपके स्किन में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स स्पेशलाइज सेल स्पेशली किसी ऑर्गन में ही मिलते हैं। सेकेंड, ये उसी ऑर्गन के लिए काम करते हैं सर। हमारे हार्ट का जो स्पेशलाइज सेल है वो कार्डियक सेल है, उसका काम है पंपिंग करना। वो ब्रेन में जाके कभी भी बॉडी को मैनेज करने का काम या फिर सिग्नल को आदान प्रदान करने का काम या फिर संवेदनाओं को समझने का काम, सेंसरिंग मोटोर, ऐसा कुछ नहीं करेगा सर। वो सिर्फ जो है कि पंपिंग का ही काम करता है। ऐसे ही ब्रेन का जो न्यूरॉन सेल होता है वो हार्ट में आके कभी भी पंपिंग का काम नहीं करता सर। दैट मीन्स स्पेशलाइज सेल स्पेशली ऑर्गन में ही मिलते हैं और वो उसी ऑर्गन के लिए काम करते हैं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, वो ये है, अगर आप गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सेल, मैं फिर कह रहा हूं सर कि ये सेल अगर एक बार जीवन में डैमेज हो जाए, डेड हो जाए या फिर खत्म हो जाए तो फिर से कभी भी
एवर नेवर 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 एवर नेवर नेवर। ये न तो रीजेन्युएट होते हैं, न रीबर्थ होते हैं, न रिएक्टिव उनको किया जा सकता है सर। और इसलिए इनसे संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो डिजीज नहीं कहे जाते, वो डिसऑर्डर कहे जाते हैं। और इसीलिए इनसे संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो एक बार अपनी बॉडी में आए यानी कि परमानेंट लॉस, फिर वो कभी भी जो है कि दोबारा से जो है कि उसको आप क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी डिमांड के ऊपर किया जा सकता है सर। हमारी बॉडी में 2-3 रोग ऐसे हैं सर कि जो एक बार आते हैं तो जाते ही नहीं। 2-3 तो क्या, बहुत सारे रोग है, लेकिन हम 2-3 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं सर। और 2-3 के ऊपर चर्चा ये है, जैसे कि किसी को थैलेसेमिया हो गया, या फिर किसी को सिकल सेल एनीमिया, है ना, है थैलेसेमिया हो या फिर सिकल सेल एनीमिया हो सर। ये दो रोग के ऊपर अपन बात करेंगे सर। आपको पता है सर ये क्यों होते हैं? थैलेसेमिया एक इतनी खराब बीमारी है सर कि जिसके अंदर जो है कि आपका ब्लड ही खराब बनता है। और तीसरा जो है कि इसकी वजह से मतलब कि तीसरा जो है लुकेमिया। लुकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर सर। ये 3 रोगों के ऊपर हम एग्जाम्पल के साथ चर्चा करेंगे सर। तो देखिए सर, थैलेसेमिया हुआ यानी कि आपका ब्लड खराब हो चुका, आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल जितना जैसा चाहिए उस क्वालिटी का नहीं बन रहा। और इसलिए आप थैलेसेमिया के शिकार हो चुके हैं। और थैलेसेमिया के शिकार होने के बाद में डॉक्टर के पास एक ही तरीका है कि वो ब्लड को चेंज करे, क्योंकि वो जानता है सर, उसे पता है कि थैलेसेमिया ड्यू टू बोन मेरो, हमारी जो ब्लड को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो मशीन है या ब्लड बनाने वाला जो ऑर्गन है सर, उसको कहा जाता है बॉन मेरो सर। तो बॉन मेरो जब गलत प्रकार का ब्लड बनाना शुरू कर देता है तो खराब क्वालिटी का ब्लड अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो ब्लड तो सारे के सारे ऑर्गन के पास जाता है और वो सारे ऑर्गन को खत्म करेगा सर। इसलिए डॉक्टर को ये पता है कि ये दिक्कत आई है बॉन मेरो को बनाने वाले कौन है सर? स्पेशलाइज सेल है जी, स्पेशलाइज सेल है। तो स्पेशलाइज सेल तो एक बार मर जाते हैं तो दोबारा बनते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो जाने वाला नहीं है। इसलिए डॉक्टर के पास एक ही ट्रीट है कि या तो वो ब्लड को जो है कि हर महीने, पहले महीने में एक बार, फिर हफ्ते में, सॉरी 15 दिन में एक बार, फिर वीकली 2 बार जो है कि उसको चेंज करता है, दूसरा ब्लड लाओ डालो, दूसरा ब्लड लाओ डालो, दूसरा, और वो भी खराब होता है, वो भी खराब होता है। ये भी एक सिचुएशन। सेकंड, सिकल सेल एनीमिया में भी कुछ ऐसा ही होता है सर। उसके अंदर ब्लड खराब तो होता है सर, लेकिन साथ में ब्लड का जो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो सर हमारी जो वो घास काटने वाली जो दातेली जिसको कहते हैं ना, उस टाइप के हो जाते हैं। तो जब ब्लड का आकार यानी आकृति जो है कि वैसी हो जाती है, तो जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड आगे पीछे होने लगता है, तो वो सर जिस वेसल में से गुजरता है तो वो उस पूरे को दातेली तो क्या होती है, काटने का काम करती है सर। इतना दर्द होता है कि बात छोड़ दीजिए। प्लीज सर, मैं तो ये बोलूं कि भगवान बचाए कि किसी को सीका साइकिल सेल एनीमिया ना हो। और थर्ड जो होता है सर, ल्यूकेमिया भी इसी की वजह से होता है कि जब हमारा जो है कि ब्लड ही मैलिग्नेंट सेल्स पैदा करना शुरू कर देता है और बॉन मेरो, और उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे सर। तो ये तीनों ही चीजें जब होती है सर, तो ये हो गई, मान लीजिए किसी को हो गई के पास एक ही तरीका है, जैसे कि मैंने कहा ब्लड चेंज करो, ये करो, वो करो, वो तो करो, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना अगर है तो आपको सजेस्ट किया जाएगा सर इन तीनों ही 3 सिचुएशंस के अंदर। और वो सजेस्ट ये होगा कि आप बॉन मेरो ट्रांसप्लांट कर लीजिए सर। ट्रांसप्लांट का दूसरा नाम ये है सर कि वो जो है कि आपको वो ऑर्गन ही बदल देना है सर। यही नियम हर एक ऑर्गन के ऊपर लागू पड़ रहा है। अगर आपको डायबिटीज है, दैट मीन्स आपका पेन क्रियाज खराब है, या तो पेन क्रियाज बदलो, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, उसी को ट्रांसप्लांट कहते हैं। अगर आपकी किडनी खराब है, दैट मीन्स न्यूरॉन सेल डैमेज हो चुका है, वापिस बनेंगे नहीं सर, और इसलिए आपको जो है कि ट्रांसप्लांट के लिए बोला जाएगा। नहीं तो जितना आपका डायलिसिस हो रहा है वो कराते जाइए। ऐसा ही लीवर के साथ है, ऐसा ही ब्रेन के साथ है, ऐसा ही हार्ट के साथ है, ऐसा ही इंटेस्टाइन के साथ, एवरी ऑर्गन के साथ ये होता है सर। तो अब ये आता है कि ट्रांसप्लांट भी क्या उसका परमानेंट सॉल्यूशन है? नो सर, नो नो नो, नथिंग, नेवर सर, ये नहीं है सर। उसका भी एक समय मर्यादा होता है सर, और जो मूल कारण है उसको ही आप नहीं मिटाए। जैसे एक बंदे ने पेन किया, मान लीजिए कि ट्रांसप्लांट कर ली, अरे भाई उसको दिक्कत जो है कि सॉरी किडनी अगर किसी ने ट्रांसप्लांट कर ली, तो ट्रांसप्लांट भले कर ली हो किडनी सर, नई किडनी आ गई, लेकिन किडनी फेल क्यों हुई थी? ड्यू टू डायबिटीज।
ड्यू टू डायबिटीज मीन्स कि उसका पेनक्रियाज खराब है, तो वो नए वाले को भी खराब करेगा, वो नए वाले हार्ट को भी खराब करेगा, वो नए वाले लीवर को भी खराब करेगा। जी। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता सर। तो इसी के ऊपर रिसर्च चला कि यार बाहर से आने वाले रोग मिट जाते हैं, तो अंदर से पैदा होने वाले रोग आखिर मिटते क्यों नहीं। तो इसने कहा सर कि ड्यू टू, मतलब कि ड्यू टू स्पेशलाइज सेल एक बार मर जाते हैं तो फिर पैदा ही नहीं होंगे दोबारा। जो बॉन मेरो को स्पेशलाइज सेल, मान लीजिए कि 1,000 सेल है जो एकदम फ्रेश है बॉन मेरो में, और वो जो है कि ये ब्लड पैदा करने का काम एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उसमें से 500 मर गए, बाकी के जो है वो डैमेज है या फिर बीमार है या फिर वो गलत तरह का काम कर रहे हैं, तो क्या करें। तो इसका एक ही तरीका है कि नया सेल बनाया जाए। अब हमारी जो साइंस है ऑलरेडी अवेलेबल है, एलोपैथी हुआ कि जितने भी पैथी हुए सर, पैथी नाम बोलेंगे तो खूब सारे हैं, तो सर सब ये कह रहे हैं कि ये सेल तो दोबारा बनते ही नहीं। तो इसी के ऊपर एक वर्ग ऐसा है सर जिसको साइंटिस्ट कहा जाता है। हम जब सोचते हैं सर कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तब साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जी। तो उन्होंने पता लगाया यार कि अगर किसी को ल्यूकेमिया हो गया, अगर किसी को जो है कि थैलेसेमिया हो गया, या किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, या किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को बीपी, किसी को हार्ट रिलेटेड, तो ये क्यों हुआ है। वो इसलिए कि स्पेशलाइज सेल डैमेज हो गया। और ये मिट क्यों नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डॉक्टर्स क्या करेंगे कि बाकी जो बचे हुए सेल है वो और नहीं मर जाए, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बाकी तो क्या करेंगे सर। और बाकी जो है कि उनका काम है वो किसी मशीनों से करवाया जाएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसको मिटाएं कैसे। तो कि ये स्पेशलाइज सेल की वजह से ऐसा हुआ है, तो कि स्पेशलाइज सेल अगर हम नया बनाए तो कि ये होता नहीं है। अरे कैसे नहीं होता है यार। अगर हमें ये पता चल जाए कि स्पेशलाइज सेल दोबारा से बनता कैसे है, तो हम बनाने की ट्राई कर सकते हैं सर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि देखिए भाई कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर जो है कि किसी ने मान लीजिए किडनी का, किसी ने नेफ्रॉन सेल लेके पैदा हुआ वो, या फिर किसी ने इंजेक्शन लगा के जो है कि अंदर डाला, तो नहीं सर लेके पैदा हुआ। अरे भाई बोन मेरो को स्पेशलाइज सेल बनाने के लिए जो है कि लेके पैदा हुआ कि किसी, तो नहीं सर वो लेके पैदा हुआ। तो दैट मीन्स हमें ये जानना पड़ेगा कि आप और हम बने कैसे। आप जो भी 5 फीट 6 फीट या जो भी फिट के हैं, एक पूरे जो है कि जेंट्स या लेडी हैं, तो आपको पता है सर कि आपकी रचना कैसे हुई और आप बने कैसे। तो जानना ये जरूरी है सर, तभी पता चलेगा कि स्पेशलाइज सेल दोबारा से कैसे बन सकते हैं। तो सर इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि अगर सर्वप्रथम एक स्पर्म और ओवा, यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज, यानी कि ये दो के फ्यूजन से सर्वप्रथम जो है कि स्त्री गर्भ में एक सेल जन्म लेता है सर, और उस सेल को कहा जाता है जाइगोट। और जाइगोट जब जन्म ले लेता है तो उसका रिपोर्ट कराएंगे तो वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाती है सर। जी। अब जाइगोट इतना माइक्रो होता है सर कि उसको देखने के लिए भी माइक्रोस्कोप की जरूरत है, इसीलिए सोनोग्राफी करानी पड़ती है सर। जी। तो सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अभी जैसे भी हैं, जितने भी बड़े लंबे चौड़े जो भी हैं, लेकिन एक दिन आप और मैं, हम सभी माता के गर्भ में जाइगोट ही थे। जी। उसमें से ही ये सब बना है सर। अब सेल की प्रकृति ये होती है सर कि वो अपने आप को मल्टीपल करता है, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, वैसे वगैरह वगैरह, और अपने आप को मल्टीपल और करता है, और अपने आप को डिवाइडेशन करता है। तो वो सेल में से 1 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ सेल का गोला बन गया, और माता के गर्भ में एक सेल का गोला बन गया सर। और 9 महीने के बाद जब डिलीवरी आती है, तो हमने कभी नहीं सुना होता सर कि किसी स्त्री के गर्भ से कोई सेल का गोला बाहर आया हो। क्या सुना होता है सर। यही सुना होता है कि उनके वहां डिलीवरी आई और एक मस्त मजे का, यानी कि बढ़िया सा सुंदर सा चाइल्ड आता है सर, जिसके 100% ऑर्गन होते हैं सर। आंख, कान, नाक, लंग, लिवर, ये वो ते वगैरह कंप्लीट ऑर्गन के साथ वो बच्चा पैदा होता है। तो रिसर्च का विषय यही बनता है सर कि माता के गर्भ में एक सेल का गोला ही तो था सर। उस गोले में ऐसा तो क्या हुआ कि आंख बन गया, कान बन गया, नाक बन गई, लंग्स बन गया, लिवर बन गया, किडनी बन गई, ये बन गया, वो सब बन गया। कैसे बन गया सर। तो इसमें रिसर्च से ये पता लगा सर कि वो गोले में कुछ सेल, कुछ बोल रहा हूं सर, वो करोड़ों, मिलियंस एंड ट्रिलियंस का जो है कि गोला है, लेकिन उसमें कुछ सेल, 300-500 सेल सर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है
कि वो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी सेल को मदर सेल या फिर स्टेम सेल कहा जाता है सर। यानी एक लाइन में ये कहा जा सकता है सर कि माता के गर्भ के वो सेल, वो मदर सेल जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी सेल को स्टेम सेल या फिर मदर सेल कहा जाता है सर। उसमें से एक सेल ने अपने आप को न्यूरॉन में कन्वर्ट किया और उसने ब्रेन बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को ओटिक में किया, उसने कान बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को डर्मेट में किया, उसने स्किन बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को कार्डियक में किया, उसने हार्ट बनाना शुरू कर दिया। एक ने अपने आप को परमोनरी में किया, उसने फेफसा बनाना शुरू कर दिया। एक ने हिपेटेटिक में किया, उसने लीवर तैयार कर दिया। एक ने अपने आप को नेफ्रॉन में किया, उसने ऐसे करते करते सर आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन बन गए जी। तो वापिस आ जाते हैं सर मूल बात के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था, थैलेसेमिया, ल्यूकेमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया क्यों आया सर? क्योंकि आपका ऑर्गन बिगड़ चुका है। और वो क्या ऑर्गन था सर? हमारा बोन मेरो। अब बोन मेरो तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि स्पेशलाइज सेल की वजह से ये हुआ है, तो उसका ट्रांसप्लांट करो। और अगर ट्रांसप्लांट संभव नहीं है तो दूसरा क्या उपाय कि हम बोन मेरो को ही वापस नया बना देते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए क्या चाहिए सर? उसको बनाने के लिए आपको स्टेम सेल चाहिए, मदर सेल चाहिए। अगर आपकी डायलिसिस के ऊपर है आप, तो आपकी किडनी खराब होगी तो आप या तो ट्रांसप्लांट कराएं, या फिर अपनी किडनी को रिपेयर करना चाहते हैं या वापस पहले जैसी बनाना चाहते हैं तो आपको मदर सेल चाहिए। आपको लीवर से रिलेटेड मदर सेल चाहिए या ट्रांसप्लांट, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या तो ट्रांसप्लांट या फिर मदर सेल चाहिए, ब्रेन। यानी एवरी ऑर्गन को या तो ट्रांसप्लांट करो या फिर उसको वापिस से बना लेना है, तो आपको मदर सेल चाहिए सर। ओनली एंड ओनली मदर सेल ही ये कर सकता है, बाकी किसी के ताकत की बात नहीं है सर। अब तो हमें ये पता तो चल गया सर कि जितने भी इंटरनली एक्वायर्ड डिजीज है उसको मिटाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? मदर सेल, यानी कि स्टेम सेल चाहिए सर। अब स्टेम सेल मिलेंगे कहाँ सर? तो इसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले स्टेम सेल तो आप खुद, यानी कि ह्यूमन स्टेम सेल जिसको कहा जाता है, आप खुद भी तो स्टेम सेल के सोर्सेज हैं सर। अगर आपके पास लंग है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है, तो फिर आपके पास भी तो स्टेम सेल है। हाँ है सर। और है थे तभी तो आपका ये ऑर्गन बना, नहीं तो कहां से बनता? अगर आपके पास स्टेम सेल ऑलरेडी है तो आपको किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई है तो वो सॉल्व क्यों नहीं हो रही? वो अपने आप सॉल्व क्यों नहीं हो रही सर? आपको जो ब्रेन से मतलब रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? आपको डायबिटीज आया वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? आपको बीपी आया वो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? आपको लिकोमिया सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? आपका जो है कि थैलेसेमिया सॉल्व नहीं हो रहा सर? क्यों? इसके पीछे एक वजह है सर, वो आपको जाननी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है सर, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे और माँ के बीच में जो नाड़ होती है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है सर। उसको जैसे ही आप कट करेंगे, कट करते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स ऊपर वाला स्विच ऑफ कर लेता है सर। यानी कि आपको दो आंखें की जरूरत थी, बन गई। दो किडनी की जरूरत थी, बन गई। आंख एक की जरूरत, दो आंखें की जरूरत थी, बन गई। कान दो की जरूरत थी, बन गए। हार्ट एक की, सब कुछ बन चुका है। अभी आपको चार आंखें, चार हार्ट या फिर चार लंग्स की जरूरत तो है ही नहीं। इसलिए क्या होता है सर कि एक्चुअली जैसे ही वो नाड़ को कट करते हैं विद इन फ्यू 10 मिनट्स, जो है कि आपके और माता के, यानी माता और बच्चे के दोनों के जो स्टेम सेल्स, मदर सेल होते हैं, वो परमानेंटली डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं। डॉर्मेंट फॉर्म को जो है कि एक्चुअली हिंदी में कहा जाता है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था का मतलब यह है कि वो मरा नहीं है लेकिन वो एक्टिव भी नहीं है, इनएक्टिव कह सकते हो सर। माता और बालक के दोनों के ही स्टेम सेल होते ही हैं उनकी बॉडी में, लेकिन वो परमानेंटली इनएक्टिव हो जाते हैं सर, वो कभी भी एक्टिव नहीं होते। दूसरी भाषा में कहे जा सकते हैं कि सर उनको इतनी तगड़ी नींद आती है कुंभकर्ण के जैसी कि वो जीवन में दोबारा कभी जगते ही नहीं है। यानी कि हमारे पास जो स्टेम सेल है लेकिन वो तो काम का नहीं है, क्योंकि वो डॉर्मेंट है सर। अब और कहां मिलेगा सर? सेकंड जो सोर्सेज है सर वो हमारी स्किन है। आपने देखा होगा कि आपकी स्किन, यानी कि कहीं भी आपको अगर लग जाए, कोई चोट आ जाती है तो वो दोबारा से वापस रिपेयर हो जाती है सर। आपकी अंगुली कट जाए तो दोबारा से वापस उगेगी सर? नहीं उगेगी जी। लेकिन ये चमड़ी कटी वो तो उग जाती है, वो वापस से मिल जाती है। क्यों?
क्योंकि हमारा जो ये स्किन है उसके 3 लेयर होते हैं सर, एपिडर्मल, एंडोडर्मल और हाइपोडर्मल एरिया। तो जो हाइपोडर्मल एरिया है उसके अंदर एक्टिव स्टेम सेल होते हैं सर, परमानेंट। और इसीलिए जो है कि हमारी स्किन के ऊपर या चमड़ी के ऊपर कोई सा भी घाव लग जाए दोबारा से मिल जाता है, तो वहां से भी स्टेम सेल मिलता है। और ये स्टेम सेल यहां से लेके आपके किसी भी ऑर्गन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। लेकिन इसके रिजल्ट सिर्फ 10 और 20% ही है, ये हम मार्केट में देख चुके हैं सर। लाखों रुपए का खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ थेरापी लाखों रुपए में पहुंच जाती है, लेकिन इसके रिजल्ट 10 और 20% से ज्यादा नहीं होते। दूसरा तरीका है सर, और वो ये है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट है ना। बोन मेरो में भी जो है कि स्टेम सेल ऑलरेडी होते हैं सर, वहां से भी किया जाता है, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट खास नहीं है सर। मेरे पास 3 पेशेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने बोन मेरो से ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी बोन मेरो ही बिगड़ चुका है सर, तो उसका क्या ट्रांसप्लांट करना इन 3 प्रोग्राम में। बाकी में किया जा सकता है सर। अगर आपको ल्यूकेमिया नहीं है, अगर थैलेसेमिया नहीं है, और अगर आपको जो सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो आपका बोन मेरो ठीक है, उसमें से भी स्टेम सेल लिया, क्योंकि वो हर रोज नया ब्लड बनाता है ना सर, तो उसके पास भी एक्टिव स्टेम सेल है। लेकिन सर उसके भी रिजल्ट 20 से 30% होते हैं, और उसका भी जो है कि कॉस्ट ऑफ थेरापी बहुत ज्यादा है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। जी। अब थर्ड जो है कि ह्यूमन स्टेम सेल और कहाँ है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। आजकल आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे और माँ के बीच में जो नाड़ होती है सर, उसको प्रिजर्व करने की बहुत सारी बैंकें अवेलेबल है। जैसे कि हमारे बड़ौदा में तो हिंदू ब्लड बैंक है, रिलायंस वाला जो ब्लड बैंक, जितने भी ब्लड बैंक है, वो जो है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाड़ को प्रिजर्व करने के लिए आपको बोलता है कि इसको प्रिजर्व करके रखना है। -196 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको प्रिजर्व किया जा सकता है सर। आपको पता है सर, -4 डिग्री के ऊपर तो जो है कि बर्फ जम जाती है, तो -196 डिग्री टेम्परेचर का पूरा सिस्टम चाहिए होता है। जी। जी। तो ये टेम्परेचर के लिए मैं जो है कि बहुत सारी बैंकें चालू हुई है, जो आपका बच्चा पैदा होता है तो आप प्रिजर्व करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए भी रख सकते हैं सर। लेकिन दिक्कत यह है सर कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल 100% यानी कि 90% रिजल्ट दे सकता है सर। आपकी किडनी, बच्चा अगर 20, 25, 30 साल के बाद में उसकी किडनी खराब हो गई, तो अगर उसकी वो नाड़ प्रिजर्व की हुई है, तो उसमें से स्टेम सेल लेके और उसको जेते ऑर्गन के लिए कल्चर और कल्टीवेट करके अगर उस ऑर्गन में इम्प्लांट किया जाए तो बंदा ठीक हो सकता है सर। ये बहुत अच्छी थेरेपी है। लेकिन सर दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी मेरे भाई और बहनें दोस्त बैठे हैं, किसी के पास अपनी जो है कि नाड़ प्रिजर्व की हुई नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। और पता था तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम था ही नहीं इंडिया में पहले कि हम जो है कि प्रिजर्व कर सके। सेकेंडली सर, अगर प्रिजर्व करके रख भी है तो सर वो जो है कि आप ही के डीएनए में काम करेगी, यूनिवर्सल नहीं होता। थर्ड जो है कि मान लीजिए आपके कार्टिलेज खराब है, आपने लेफ्ट कार्टिलेज में इम्प्लांट कराया तो लेफ्ट ठीक होगा, राइट नहीं होगा, उसमें भी इम्प्लांट कराना पड़ेगा। और चौथा कॉस्ट ऑफ थेरापी है सर, 80,000 से लेके लाख, 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए का पर ईयर उसका रेंट होता है। अगर किसी बंदे का आपने प्रिजर्व करके रखा है, 40 साल के लिए रखा है, तो 40 लाख रुपया तो खाली उसका जो है कि रेंट चार्ज ही देना होता है। अगर उसको यूज करना पड़ा तो फिर जैसा सेंसिटिव ऑर्गन होता है सर, उस हिसाब से 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख समथिंग करोड़ रुपया भी खर्चा हो सकता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। कहने का मतलब ये तो था सर हमारा ह्यूमन स्टेम सेल। सेकंड देखिए, स्टेम सेल यानी सेल कहाँ मिलते हैं, उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहला, वो लाइव होना चाहिए। सेकंड, उसके एक से ज्यादा ऑर्गन होने चाहिए। और थर्ड, जिसके ऑर्गन का काम अलग अलग होना चाहिए। ये और कौन है सर, हमारी यहाँ पर ह्यूमन तो है ही, दूसरे हैं जिनको कहा जाता है प्राणी, यानी कि ये एनिमल्स। एनिमल में भी स्टेम सेल है सर, उनके अंदर भी लाइव स्टेम सेल है, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, गधा, जितना भी जो है। लेकिन सर हाँ, आपको पता हो तो हमारी बॉडी जो है कि फॉरेन बॉडी पार्ट, या फिर हमारी बॉडी का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, वो जो है कि एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर से मैच ही नहीं करता सर। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर ही जब मैच नहीं करता तो हमारी बॉडी को काम लगता ही नहीं है सर। जी। सीधी सी बात है सर कि हमारी बॉडी उसको मैच नहीं कर पाएगी, वो उसके लिए काम, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वो हमें काम नहीं लगेगा सर। थर्ड, थर्ड जो है कि ये प्लांट्स हमारे ही देश के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने जो है कि ये सिद्ध किया है सर, या सिद्ध करके गए हैं कि जितने भी ये प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, ये भी जीवित है और ये भी लाइव है। और अगर ये लाइव है तो इनके अंदर भी जो है कि स्टेम सेल है। आप कह सकते हैं सर, अगर कोई पेड़ जिंदा लाइव है तो उनके कहाँ ऑर्गन है?
तो सर उनके ऑर्गन है ना, उनका रूट होता है, ब्रांचीज होता है, सब ब्रांचीज होता है, फिर जो है कि लीफ होता है, फिर जो है कि फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, सबका अलग अलग काम है सर। तो ठीक है सर, वो जीवित है, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर करोड़ों प्रजाति के जो है कि जो है कि ये पेड़ हैं। तो कौन से पेड़ ऐसे हैं जो हूबहू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि वो नार के स्टेम सेल जैसा काम दे सकते हैं, यानी कि ऐसे रिजल्ट दे सकते हैं, और जो यूनिवर्सल है और जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, ये ढूंढने का काम हमारे एक साइंटिस्ट है सर, डॉक्टर फ्रेड जूली। ही इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। 28 साल तक रिसर्च करके उन्होंने ये पता लगा लिया कि इस पृथ्वी के ऊपर दो पेड़ ऐसे हैं जिनके मदर सेल, यानी कि जिनके स्टेम सेल हूबहू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा काम दे सकते हैं। और वो दो पेड़ है, पहला है मेलस डोमेस्टिका और दूसरा है सोलार वाइटिस। आपने मेलस डोमेस्टिका पहले कभी नाम नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं सर। मेलस डोमेस्टिका और कुछ नहीं, एक ग्रीन एप्पल है, लेकिन ये एक प्रजाति है सर जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। जैसे हमारे आम में एक प्रजाति होती है, प्रजातियां होती है, जैसे कि तोतापुरी, राजापुरी, हापुस, बादामी, केसर कैरी, ऐसे अलग अलग प्रकार की आम में प्रजाति होती है। ऐसे ही मेलस डोमेस्टिका एक प्रजाति है ग्रीन एप्पल की जो सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, और बहुत रेयर पीसेज है सर। और स्विट्जरलैंड में जो ये डॉक्टर फ्रेड जूली की जो जो लैब है उसका नाम है मिबेले बायोकेमिस्ट्री। और सर ये इतनी बड़ी पैमाने पे काम कर रही है कि स्विट्जरलैंड की जो इकोनॉमी है उसमें ये 25% का हिस्सा धराती है सर। इतना सारा रेवेन्यू जो है कि अकेली मिबेल बायोकेमिस्ट्री जनरेट करती है सर। आप ऑनलाइन के ऊपर इसको सर्च कर सकते हो सर। तो और ये लैब है जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लैब में मानी जाती है, और ये डॉक्टर फ्रेड जूली को वर्ल्ड के बहुत सारे जो है कि रिसर्च एंड मतलब R&D में जो है कि इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है सर। तो सर हमारे यहाँ पर भी आज बहुत सारे लोग खुश होंगे सर कि ग्रीन एप्पल में ये है, तो ये तो हमारे इधर भी मिलती है, कल से 2-4 किलो लाके रोज खाते हैं। खाइए सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एक्चुअली ये हमारी ग्रीन एप्पल नहीं है। उस एप्पल और इस एप्पल में, यानी मेलस डोमेस्टिका और हमारी ग्रीन एप्पल में क्या फर्क है? हमारी ग्रीन एप्पल को अगर आप काटेंगे सर इंडिया की और उसको एक प्लेट में रख लेंगे तो विद इन 5 to 10 मिनट वो जो है कि ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा, या तो रेड या फिर काली पड़ना शुरू हो जाएगी। जबकि मेलस डोमेस्टिका को काट के आप प्लेट में रख लीजिए, 1 वीक तक वो न तो रेड पड़ती है न काली पड़ती है, एज इट इज रहती है सर। उसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू नहीं होता। सेकेंड सर, अगर हमारी ये एप्पल को एक रूम में रखकर आप कहीं चले जाए और 1 महीने बाद आकर देखेंगे तो वो सड़ गई होगी। लेकिन सर मेलस डोमेस्टिका को एक रूम में रख के सारे दरवाजे बंद करके आप चले जाइए, 6 महीने बाद आकर आप देखेंगे ना सर, तो अब भी तोड़ के लाए हो ऐसी फ्रेश रहती है। और सर ये इतनी जबरदस्त होती है कि अगर आपने इसको काट लिया है, नो प्रॉब्लम सर, इसको वापस लगा के रबर बैंड मार लीजिए, विद इन 1 वीक ये वापस रीजनरेट पहले जैसी हो जाती है सर। ऑटो रीजनरेट है सर। इसमें से जो है कि डॉक्टर फ्रेड जूली ने बहुत सारे मतलब कि स्टेम सेल डिराइव किए सर। और फिर सोलार वाइटिस यानी कि काली अंगूर, और इसमें भी ये है कि ये भी वो अंगूर है सर जो एक प्रजाति है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, हमारे यहाँ पर नहीं। ये भी जो है कि एक जो कि स्पेशली स्पेसिफिक क्वालिटी है या फिर एक प्रजाति है सर जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। ये दो में से स्टेम सेल डिराइव करके उन्होंने बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए सर। एंड आफ्टर देन इसको जो है कि अमेरिकन पेटेंट लिया गया है और उसका नाम है फाइटोसेल्टेक। फाइटोसेल्टेक के नाम से ये पेटेंटेड है सर दोनों ही स्टेम सेल। और इसको फिर FDA सर्टिफाइड कराया कराया गया, यानी US FDA सर्टिफाइड प्रोडक्ट है सर। US FDA सर्टिफाइड का मतलब सीधा सा है सर कि ये प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए हमारी एक प्रोडक्ट ऐसी मिल जाए कि जो लोगों को अच्छा तो कर सकती है, लेकिन भूत निकालने के बाद पलित चालू नहीं होना चाहिए। यानी एक बीमारी को बिठा के जैसे आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो अगर बाय द वे की डायबिटीज के लिए, तो वो आपका डायबिटीज तो कंट्रोल कर रही है, लेकिन डू यू नो सर कि वो अगले 8-10 साल में जो है कि आपके 5 लंग्स को 5 ऑर्गन को खराब करेगी। लंग्स, लिवर, किडनी, आईज और हार्ट, ये पांचों पांच को डैमेज करनी। सबसे पहले देखना बंद होगा 8-10 साल के बाद। लिवर भी मतलब कि वो होता, यानी कि इससे क्या कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भयंकर है सर। तो यहां पर FDA सर्टिफाइड उसी को दिया जाता है US को कि जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो सर।
ये दो इंग्रेडिएंट के साथ में, इसके साथ बाकी के 15 इंग्रेडिएंट और मिला के 5 टाइप्स ऑफ बेरी, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, इस प्रकार के बहुत सारे बेरीज का एक्सट्रैक्ट लिया गया सर। साथ में सर जो मैं आपको बताऊं सर कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मतलब कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एक पूरी प्रोडक्ट के ऊपर एक ही जो है कि इंग्रेडिएंट काम है, एज लाइक ए रिजर्वटॉल, as like a curcumin, as like a coexacutane, as like a melanSRD, as like a एलिवेडा, ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट सर, बहुत गजब चीजें हैं सर, एज लाइक ए सी बॉक्थून। तो ऐसी सारी बहुत सारी और भी जो है कि सपोर्टिव इंग्रेडिएंट को मिला के जो है कि वो मिला के सर, आप चालू रखिएगा, मैं बताता हूँ आपके सामने एक जबरदस्त जो है कि थेरापी तैयार की, दैट इज कॉल्ड एसेंस केयर थेरापी। मींस ये प्लांट बेस्ड जो है कि प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी है सर। और इसके अंदर जो है कि इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, इस प्रकार का जो है कि एक जो है कि सैचेट आता है, और एक पैकेट में ये टोटल 15 सैचेट होते हैं सर जी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये किसको दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, तो उसके ऊपर हम फटाफट बात कर लेते हैं सर, मुझे लगता है कि टाइम पूरा होने को आया। तो सर नॉर्मली ये सर की ये मल्टीपल पर्पज के लिए दी जा सकती है। क्यों? किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, किसी को थैलेसेमिया है, किसी को लिवर प्रॉब्लम है, किसी को ब्रेन सेल, नो प्रॉब्लम सर। ये सारी ही चीजों के ऊपर अकेली ही ऑल इन वन है सर, अकेली ही थेरापी काम करती है। वाई? क्योंकि इसको लेने का जो तरीका है वो जो है कि सबलिंगुअल है। देखिए, आपको किसी भी थेरापी का जो है कि किसी भी थेरापी का रिजल्ट तभी मिलता है जब वो आपकी बॉडी में इंटेक हो। और इंटेक करने के लिए क्या है, या तो हम किसी चीज को खा सकते हैं, पी सकते हैं, चबा सकते हैं, या फिर इंटरवीनस इंजेक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। लेकिन पांचवा एक ट्रिक है कि इस पड़ी की को, इस सैचेट को तोड़ के सुबह में भूखे पेट आपको जीभ के नीचे, टंग के नीचे रख लेना है सर। और टंग के नीचे इसलिए क्योंकि टंग के नीचे जो है कि हमारी ब्लड कैपिलरीज के 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज के ओपनिंग है सर, जो सीधे थैलेमस के साथ अटैच है। तो ये सीधा ही यहां से थैलेमस, विद इन 5 to 10 सेकेंड ये ऑटो डिजोल्व हो जाता है सर। और जैसे ही डिजोल्व होगा ये सीधा थैलेमस में जाएगा, और थैलेमस के साथ जो है कि पूरी ब्लड वेसल्स जो है कि जुड़े हैं सर। और जैसे ये ब्रेन में जाता है तो ब्रेन अपनी बॉडी का मैनेजर है सर। बाहर से जो चीज आई है, इसकी कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है, वो उसको सब पता है। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन ही मैनेज करता है सर, इसीलिए उसको मैनेजर भी कहा जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स यानी कि ब्लड हमारी बॉडी के हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक जाता है। ये तो आप मानते हो सर जी। तो मान लीजिए किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो ये जो है कि ट्रेवलिंग करेगा किसके साथ? ब्लड के साथ। और ब्लड जो है कि हार्ट में जाएगा, तो हार्ट को जरूरत है तो वहां ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होता है सर। फिर वही ब्लड आगे किडनी में गया, किडनी को जरूरत है ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होगा। वही आगे पेनक्रियाज में गया, उसको जरूरत है ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब होगा सर। तो ये अकेली एक ऐसी जो है कि थेरेपी है कि अकेला एक जो है कि मल्टीपल पर्पज, यानी कि किसी को कैंसर फोर्थ स्टेज हो, किसी को डायबिटीज हो, किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो, किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, किसी को किडनी का 4 डायलिसिस क्यों ना चल रहा हो, किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, किसी को थैलेसेमिया, किसी को एक्स वाई, कोई सा भी प्रॉब्लम सर, ये एक ही कहते हैं ऑल इन वन, सब मर्म की एक ही दवा है सर। और वाकई में ये इतना गजब काम करती है सर कि इसके साइड इफेक्ट के ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट सर। सर मैंने आपको कहा है अमेरिकन पेटेंटेड चीज है, ये इंग्रेडिएंट स्विट्जरलैंड के हैं, और ये जो सैचेट है ये तैयार होता है मलेशिया में, और फिर जो है कि हमारे इंडिया में आता है सर। वी आर वेरी लकी कि अभी हमारे इंडिया में ये अवेलेबल है और आ जाता है लीगली वे से। बाकी पहले तो बहुत दिक्कत था सर, 3-3 4-4 महीने का जो है कि वेटिंग पीरियड चलता था, तब जाके कहीं मिलता था सर। लेकिन अभी हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल हो गया है सर, वी आर वेरी लकी। तो इसको आप किसी भी 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हो सर, प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है, लैक्टेटिंग मदर को भी दिया जा सकता है, किसी भी उम्र के किसी भी बंदे को दिया जा सकता है। देयर इज नो साइड इफेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं सर इसका कोई ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा? डोज डोज डोज,
जैसे कि डोज कैसे सेट करेंगे, तो डोज के लिए आपको बिल्कुल दिमाग दौड़ाना नहीं है सर। जिसने भी आपको यहाँ पर बिठाया है या जिसने भी आपको ये थेरेपी दी है वो आपको डोज बताएगा सर। उसके लिए मैं बैठा हूं सर, उसके लिए प्रणव सर बैठे हैं, उसके लिए रेनू मैडम बैठे हैं, उसके लिए हमारे देवाशीष सर बैठे हैं, उसके लिए जो है कि देवेंद्र सिंह बैठे हैं, उसके लिए गांधी सर बैठे हैं, उसके लिए हमारे जो है कि डॉक्टर हार्दिक सर बैठे हैं। ये आपको डोज सेट करके दे देंगे सर। इनको रिपोर्ट खाली भेजने की जरूरत है, देखने के बाद ये आपको डोज। देखिए डोज में ऐसा है कि कुछ मामले में हम रोज के 2 देते हैं, कुछ मामले में रोज के 3 भी दिए जाते हैं, और कुछ डिसीज में रोज के 4 भी दिए जाते हैं, और कुछ डिसीज में रोज के 6 भी दिए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना क्रिटिकल डिजीज है, तो उसके आधार के ऊपर ये होगा। ओवरडोज जैसा इसमें कुछ नहीं है सर। कुछ लोग बोलेंगे सर कि अगर मान लो ज्यादा खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ओवर ये इतना टेस्टी है सर, टेस्ट भी इतना अच्छा है, बच्चे के हाथ में आया तो सारा का सारा एक ही दिन में एक पूरा पैकेट अकेला एक बच्चा खा जाएगा। तो ओवरडोज बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी जेब पे पड़ेगा सर। तो ओवरडोज आपकी जेब पे आ सकता है, बाकी बॉडी में नहीं आता सर। जी। तो ये खास ध्यान रखने वाली आपको जो है कि बात है। अब दूसरी बात यह है कि सर लेना कितना समय तक है। तो मेरे भाई मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम जो है कि 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, और कुछ केसेस में जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं थैलेसेमिया और जो सिकल सेल एनीमिया, या फिर ओटिज्म हो, या फिर रूमेटिज्म हो, ऐसे केसेस में आपको 1 से 1.5 साल भी लेना पड़ सकता है सर। जी। लेकिन एक बात है, कुछ लोग बोलेंगे सर कि इसके रिजल्ट, तो रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी कितना जो है कि उसके ऊपर जो है कि सपोर्ट कर रही है। तो कुछ लोगों को रिजल्ट 10 दिन 15 दिन में भी देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को महीने में, कुछ लोगों को 2 महीने में, कुछ लोगों को 3 महीने में, कुछ लोगों को जो है कि 4 महीने में, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है सर। मैं 11 साल से इस फील्ड में हूं सर, 11 साल से ये स्टेम सेल प्रमोट करता हूं, और ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। सिंगल वन, एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसको रिजल्ट नहीं मिला हो। हाँ, रिजल्ट किसको नहीं मिलता है? 2 लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा सर। फर्स्ट, जिसने लेके अपने घर में रख लिया, खाता ही नहीं है, तो उसको तो रिजल्ट मिलना ही नहीं है। दूसरा, जिसको जितना डोज बोला गया और जितना समय तक बोला गया, अगर उसने नहीं लिया है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको, मैं जितने लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, कई लोगों को रिजल्ट मिले, बहुत अच्छे मिले, किसी को 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, आपको रिजल्ट मिला है माय डियर फ्रेंड, मुबारक हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन सर आपको अभी जो रिजल्ट मिला वो टेम्परेरी है। परमानेंट रिजल्ट देखिए सर, डायबिटीज मीटा कब कहेंगे कि आप ये भी प्रोडक्ट, मतलब कि ये भी थेरापी नहीं ले रहे हो, आप कोई गोली भी नहीं ले रहे हो, और आपने जाके 5 जो है कि गुलाब जामुन खा लिए, आपका डायबिटीज बढ़ना नहीं चाहिए, तब कहा जाता है कि आप क्योर हुए। यस। आप कोई सा भी जो है कि गोली नहीं ले रहे, कोई भी आप डायलिसिस नहीं कर रहे, और ये भी नहीं ले रहे, बावजूद इसके आपको अगर डायलिसिस पे नहीं जाना पड़ता, इट मीन्स आपकी क्या किडनी क्योर हुई, ये हो जाती है सर। और मैं आपको सच बता रहा हूं सर कि चौथे स्टेज कैंसर वाले लोग भी ठीक हो गए, जिनको बच्चे नहीं थे उनको भी हो गए सर। ल्यूकेमिया जैसी ल्यूकेमिया भी यहाँ से निल हो गया सर। बहुत ही गजब और बहुत ही जबरदस्त जो है कि ये, कुछ लोगों को है सर कि ये कहाँ काम नहीं करेगी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ फास्टली। मैडम ये जो है कि कुछ लोग देखिए, जिनको अगर ट्रांसप्लांट किया गया है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, या किडनी ट्रांसप्लांट हो, XYZ सर, कोई सा भी ट्रांसप्लांट किया गया हो, तो उसको सर 6 महीने तक ये थेरेपी नहीं देनी है। 6 महीने के बाद उसको जरूर देनी है सर। क्यों देनी है? क्योंकि उसने जो ट्रांसप्लांट किया है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर ये वो ले लेता है तो उसको जो है कि फिर कभी दोबारा से ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा, ये पक्का है। जी। तो उसको क्यों नहीं देना है? इसलिए नहीं देना है सर कि मान लीजिए किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, तो डॉक्टर क्या, देखिए हमारी बॉडी जो है फॉरेन बॉडी पार्ट को जो है कि एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए डॉक्टर्स ने हमारी इम्यूनिटी को डाउन करने की थेरापी दे रखी होती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। और जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर ने जो ऑर्गन फिट करना है वो जो है कि सर्जरी करके फिट कर लेता है सर, ट्रांसप्लांट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे इम्यूनिटी को जो है कि वो उठाता है, उसकी थेरापी देता है। अब उसने इम्यूनिटी डाउन करने की थेरापी दे रखी है, उसने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर लिया है, अगर इसको आप देंगे सर, तो ये तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो हो सकता है कि उसने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो जो है कि थ्रो आउट हो जाए। इसलिए प्लीज जो है कि 6 महीने, लेकिन इसमें एक और खास बात याद रखिए,
मान लीजिए किसी ने बाईपास सर्जरी की, बाईपास सर्जरी में क्या है सर कि जो वेन है वो नहीं डाली गई, लेकिन आप ही की बॉडी में से लेके उसको इम्प्लांट किया है, तो वो फॉरेन बॉडी पार्टिकल नहीं कहलाएगा सर। उस केसेज में उसको जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो आप ही का बॉडी का है, तो वो तो थ्रू आउट होने का सवाल पैदा नहीं होता। इसी एक केसेज में जो है कि आपको थोड़ा खास ध्यान रखना है। कुछ साइड इफेक्ट मैं आपको और भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि 1000 में से एक दो पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि ये लेने के बाद हो सकता है उसका थोड़ा पेट फूला फूला रहे। कार्टिलेज के लिए लिया है तो हो सकता है कि उसका दर्द थोड़ा ज्यादा होना शुरू हो जाए। हो सकता है किसी को उल्टी भी होती ही नहीं है सर, लेकिन 1000 में से एक होगी। तो माय डियर फ्रेंड, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको इसको चालू रखना है, बंद नहीं करना है। जी, बंद नहीं करना है। अगर आपके पैरों में दर्द उठ गया, एट मीन ये प्रोडक्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद वो मिट जाएगा। दर्द हो रहा है, दर्द की गोली ले, ये मिट सकता है। आपका डायबिटीज 500 रहता था लेकिन 550 हो गया, नो प्रॉब्लम। 50 हो गया तो समझ लो सर ये काम करना शुरू कर दिया है। ये खाली 1 वीक तक ऐसा आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे, और धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ जाएगा, और उसके बाद तो आपका ये कंट्रोल क्या, फिर तो ये जन्म से ही मिटा लेगा। तो ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको सीधा बताऊं सर, एक बंदा कभी गोली नहीं खाता, उसको कड़वी गोली, ये तो कड़वा नहीं है, लेकिन उसको अगर गोली खिलाओ, अरे मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ये नहीं वो, और तो हम क्या करते हैं सर, उसको खिलाए तो वो उल्टी कर देगा, फिर भी हम उसके दोनों हाथ पकड़ के भी जबरन खिलाते हैं सर। तो 1 दिन 2 दिन के अंदर वो सेट हो जाता है, और वो सेट होने के बाद में उसका जो है कि ऐसा दोबारा से नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के सिम्टम्स अगर कभी आ जाते हैं तो यू डोंट वरी अबाउट दिस मैटर सर। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट ने काम करना शुरू कर दिया, उसको रेगुलर रखिए। थोड़े दिन ऐसा होगा, बाकी उसके बाद ऐसा नहीं होगा। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी, एंड वी आर वेरी लकी सर कि हमारे पास एक ऐसा अजूबा, जिसको 7वें के बाद 8वां अजूबा कहा जाता है सर, दैट इज कॉल्ड प्लांट बेस्ड स्टेम सेल थेरापी। मैं हैंड ओवर कर रहा हूं मैडम को, जो जल्दी से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। मुझे लगता है थोड़ा समय भी बहुत ज्यादा होने को आ गया है। यस मैम। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ, पर ये है कि हम भले समय आ चला गया लेकिन हमको बहुत डीप नॉलेज मिल गया। यानी साइड इफेक्ट से लेके डोजेस से लेके कहाँ काम करता है, हर एक चीज। मैं चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर मुर्मू हैं कलकत्ता से। वो थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने कौन से पेशेंट पर इसका ट्रीटमेंट किया है और 100% रिजल्ट लिया है। डॉक्टर मुर्मू कलकत्ता से हैं, अपने आप को अनम्यूट करके फिर आइए आप, है ना, क्योंकि नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ हाँ, सभी गुड सभी इवनिंग। साथियों को जोहार। जैसे डॉक्टर रेनू मैडम ने बोले, दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस मैडम। 100% हम नहीं कहेंगे, ओके सर। लेकिन तरक्की हुआ है। हम अभी तक 2-3 केसेस बोल रहे हैं ऐसे। डायबिटीज 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 पेशेंट है, जो सीवियर डायबिटीज और पैरों में भी मोर्बिडिटी आ गया था। ऐसे लोग अभी भले चंगे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा है वो ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशन, उसके साथ आपका शुगर, प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, साथ में गायनोकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट मेनोपॉज कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी एक पेशेंट में देखने को मिले हैं। वो लगभग बिस्तर पकड़ ली थी, तो वो तरक्की कर गई है। दिस इज ऑनगोइंग 1 मंथ एंड अराउंड 1 वीक, ओके यानी सर। 5 हफ्ता आप कह सकते हैं। और एक पेशेंट के बारे में बोलते हैं, वो भी ऑनगोइंग प्रोग्रेस है। ये उनका चौथा महीना चल रहे हैं। चौथा महीना चल रहे हैं, उसमें लोडिंग डोज पार करके अभी मेंटेनेंस डोज दे रहे हैं। उनका लेफ्ट हिप जॉइंट, उसका जो एसिटाबुलम का जो हिप का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, चलती भाषा में हम लोग कहते हैं, कमर का जो कब्जा है, हिंज, वो हिंज को टोटली रिप्लेस करने को उनको हिदायत दे गए थे। वो खुद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है। तो बोले हम इतना उम्र में आप पहुंच के हम नहीं करवाना चाहते हैं ऑपरेशंस। हम बोले डॉक्टर साहब, आप तो खुद बहुत लोगों का ऑपरेशंस कर करके सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं। खुद के बारे में आप क्यों इतना रिजर्वेशन रखते हैं? तो हाँ, डॉक्टर साहब बोले कुछ भी
आपके पास कोई उपाय है तो बताइए। तो हम बोले डॉक्टर साहब ये कीजिए। और हम एक सुजोग थेरेपिस्ट भी है, उसके साथ हाथ और पैर में उनको जो नेचुरल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, उसमें हम आगे से ही करते थे डॉक्टर साहब को। उसके साथ ये जो सबलिंगुअल यूज ऑफ प्लांट स्टेम सेल ये दिए, तो डॉक्टर सर अभी चल फिर रहे हैं। वेरी गुड। उसका ओके। चलन में दर्द बहुत कम हो गया है। और वो आप कह सकते हैं ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन फेनोमेनल इम्प्रूवमेंट हर केस में मुझे देखने को मिले हैं। और हम समय समय में आप लोगों को अपडेट देंगे। और मेरे मेरे गुरु देवाशीष जी मुझे हिदायत दिए हैं कि उन लोगों का वीडियो वीडियो गवाही वो राइट यदि सर। हम रिकॉर्ड कर पाते हैं तो वो हम उसके भी कोशिश में लगे हैं। जैसे जैसे भी बहुत एक सब्सटेंशियल तरक्की देखने को मिलेगा, हम वीडियो गवाही रिकॉर्ड करके भी आप लोगों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे पास आया, मुझे पता है लेकिन काफी पेशेंट बैठे हैं तो आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे। सपोज किसी का बोन, जैसे ना एक प्यूमिक स्टोन होता है जिसमें पूरा छेद हो जाता है, और ऐसा टाइम होता है कि वो अगर थोड़ा भी लगा तो टूट जाए या फ्रैक्चर हो जाए, क्रैक हो जाए, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं? देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो रीजेनरेशन एबिलिटी, जैसे कि राजपूत सर ने बोले, राइट। वो हमारा सेल और हमारे जो आंते होते हैं उनके जो इनर लाइनिंग्स, वो तो लगातार किसी भी वक्त रीजेनरेट करते रहते हैं। लेकिन शरीर में दूसरे बहुत सारा पुर्जे हैं, जैसे हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर, राइट। और खास करके जैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क, हमारे जो स्नायविक तंत्र है, वो जीवन काल में एक ही मिलता है ऐसा स्टोन अप। और हमारे जो हड्डियां हैं, हड्डियां खुद को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर बोन लॉसेस होते हैं, जैसे कि महिलाओं में वो बहुत प्रखर रूप में देखने को मिलते हैं, और मेनोपॉज के बाद तो वो उसका दर बहुत बढ़ जाता है। तो राइट। तब क्या जो होता है, आप जैसे बोले पीमी स्टोन, जैसे हमारा जो बोन का सेलुलर स्ट्रक्चर है, राइट। उसका जो डेंसिटी है वो पूर्णतया कभी मेकअप नहीं होते हैं। ओके। तो इसके लिए ऐसे मेनस्ट्रीम डॉक्टर्स आपका सप्लीमेंट्स देते हैं, राइट। कैल्शियम वगैरह बाकी सब। लेकिन वो काम चलाओ स्थिति में आपको ले सकते हैं। लेकिन किसी तरह यदि हम अपने हर शरीर के हर विजेरा एंड ऑर्गन का डॉर्मेंट डॉर्मेंट जो सुसुप्त जो स्टेम सेल है, वो तंत्र को हम जागृत कर दिए, तो एक बच्चा या नौजवान के स्थिति में हमारा वो ऑर्गन पहुंच सकता है। स्केलेटन इसका इससे बाहर नहीं है। इसीलिए स्केलेटल स्ट्रक्चर में भी जो बोन डेंसिटी का जो लॉस होता है, जो घटते रहता है एक उम्र के बाद, उसको बहुत हद तक नियर नॉर्मल, एकदम नौजवान स्थिति में लाया जा सकता है। और उसके लिए हमारे जो गुरु हैं, उन लोगों से सलाह करना चाहिए, हम कहेंगे। क्योंकि हर किसी का बॉडी मास इंडेक्स अलग अलग होते हैं, उम्र अलग होते हैं, खान पान अलग होते हैं। तो उनका जो पेपर्स है, कागजात लेके हम आग्रह करेंगे कि हमारे सारे साथी, हमारे गुरु जितने हैं, प्रणब सर, राजपूत सर, डॉक्टर रेणु मैम, आप लोगों से सलाह करके ही डोज या मात्रा, कितना दिन तक, कितना अवधि और कितना मात्रा में चलेगा वो तय करे, तो हम उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। ये पूरा विश्वास है। धन्यवाद मैम। राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगी हमारे साथ देबाशीष विश्वास सर हैं कलकत्ता से, वो भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपने पेशेंट का, क्योंकि वो भी काफी हद तक पेशेंट पर काम कर रहे हैं। देबाशीष सर, थैंक यू सर कमिंग फॉर इट। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ देवाशीष विश्वास फ्रॉम कोलकाता। और जितने भी पार्टिसिपेंट आज है मौजूद, तो सबको हम नमस्ते, और मेरा तरफ से लाभ और जो भी बोलते हैं सब कुछ। तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो रहा है और यही प्रोग्राम होना चाहिए मैडम। तो स्टेम सेल के बारे में क्या नया से बोलेंगे? 10 साल तो हो गया काम कर रहे हैं, और एक भी पेशेंट तो फेल्योर नहीं हुआ है आज तक। लेकिन ये क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर और खान पीन और लाइफ स्टाइल की वजह से
रिजल्ट किसी का 1 महीना, किसी का 15 दिन, किसी का 7 दिन, किसी का 2 महीना, ऐसा होता है। लेकिन आज तक मैम गॉड को हम थैंक्स बोलेंगे जो ऐसा प्रोडक्ट हमको मिला। और अभी भी मन में जो है मैडम, स्टेम सेल के अलावा कुछ नहीं हम सोचते हैं। और रिजल्ट तो हर बीमारी के ऊपर आता है, तो रिजल्ट तो मिले हैं। और ये जो बोन डेंसिटी के ऊपर जो बात कर रहे हैं, हम 1 महीना पहले ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर भी हम दिए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है 1 महीना का अंदर। और भी एक बात है मैडम, आज इधर मौजूद है कि नहीं है हम जानते नहीं है, लेकिन उसको हम बुलाए थे। वो बांग्लादेश में एक तो बहुत क्रॉनिक न्यूरो डिजीज का पेशेंट आज बहुत अच्छा न्यूज आया है। वो लड़की का ऐसा हो गया था मैडम, वो परीक्षा देने के लायक नहीं थे। वो 10th क्लास का जो एग्जाम होता है बांग्लादेश में अप्रैल महीना में, वो एग्जाम भी दिया और उसका रिजल्ट भी ऐसा आया, 75% के ऊपर उसका रिजल्ट भी आया। तो वाह। बहुत खुशी का बात है। और अभी बांग्लादेश में जो है, अगर है तो थोड़ा माइक ओपन करके बात कीजिए। भोला रजक जी वो है बांग्लादेश का जो हमारा हाँ, है तो। पेशेंट है, भोला रजक जी। हाँ, आया है। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, सर वो बांग्लादेश के हाँ, जो हमारा जो लड़की का जो सर नार्व का बाला प्रॉब्लम था। प्रसाद बाला प्रसाद सर हैं? बाला प्रसाद जी আছেন? বালা প্রসাদ বাংলাদেশ থেকে যিনি আছেন উনি আছেন? बाला प्रसाद नहीं 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 है। नहीं 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 है, नहीं नहीं है। नहीं नहीं। तो हम भी बोलते थे मैडम, एक खुशी का बात यही है जो उसका ऐसा प्रॉब्लम हो गया। वो मान लीजिए 3 घंटा 4 घंटा सेंसलेस होता था उस टाइम में, तो वो भी आज चला गया। और एकदम मान लीजिए 90% उसका इम्प्रूव हो गया। अभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बहुत जल्दी उसका वीडियो हम बनाएंगे और वीडियो भी हम ग्रुप में दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस ही और आपकी बातों से ही लग जा रहा है, इतना एक्सपीरियंस है कि पब्लिक को मोटिवेशन आ जाएगा कि क्यों नहीं करें हम ये स्टेम सेल। मैडम एक बात बोलेंगे मैडम, अभी जो है ये जरूरी है, लेकिन अगले दिन जो आएगा मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि स्टेम सेल के अलावा कोई भी एक बंदा स्वस्थ नहीं रह सकते। ये एकदम हम मार्केट सर्वे कर लिया, तो इसीलिए स्टेम सेल के ऊपर ही सबको भरोसा है और ये भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर हार्दिक हैं, महाराष्ट्र से। डॉक्टर हार्दिक। यस मैम। यस सर, बताइए सर। एक्चुअली स्टेम सेल से जुड़ने का पर्पस इतना ही था, या स्टेम सेल थेरेपी को प्रमोट करने का पर्पस इतना ही था कि मैं आज से अपना अगस्त सितंबर 2024, सर एक एक साल चीज पहले और मेरे चाहूंगी, सॉरी सर, आप अपना एक प्रोफाइल भी बताएं, क्योंकि क्या होता है कि क्यों डॉक्टर्स भी हमारे साथ ये काम करें। यस यस। मैं माई सेल्फ डॉक्टर हार्दिक पटेल। यहाँ पे मैं एक पीएचसी में, गवर्नमेंट पीएचसी में जॉब करता हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर, एंड मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, डिस्पेंसरी है मेरा खुद का। तो स्टेम सेल से जुड़ने का पर्पस इतना ही था कि आज से एक साल पहले मेरे मॉम को कोलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ था, 3rd स्टेज का। एंड 3rd स्टेज का कैंसर था, कोलोरेक्टल कैंसर था। कहाँ ना कहाँ मुझे साइड इफेक्ट पता था कीमो रेडियो एंड सर्जरी के, तो उस हिसाब से मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना था। तो करे क्या? तो फिर कहाँ से मुझे पता चला, मेरे होम टाउन से, शहादा से, कि स्टेम सेल थेरेपी करके कुछ थेरेपी है। मैं बड़ौदा गया, मिला रेनू मैडम, प्रणव सर, सुमेर सर को। उन्होंने अच्छे से गाइडेंस किया और समझा, ठीक से समझा 2.5-3 घंटे में कि स्टेम सेल थेरेपी कैसे काम करेगा कैंसर पे। उन्होंने मुझे अश्योरेंस दिया कि दैट ये स्टेम सेल थेरेपी आपके मॉम को क्लियर यानी अच्छा कर देगा। मैंने चालू किया अक्टूबर 2024 में। पहले 2-3 महीने तक तो जैसे चाहिए वैसे फेवरेबल रिजल्ट नहीं थे, यानी 50-60% तक ही रिजल्ट मिले थे, लेकिन ब्लड रिपोर्ट अच्छे आज आ रहे थे। लाइक ट्यूमर मार्कर टेस्ट रहता है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन टेस्ट बोलते हैं उसको। तो जो पहले अगस्त सितंबर में 56 था,
स्टेम सेल थेरेपी चालू किया धीरे धीरे। अक्टूबर में वो 56 था, 24% हुआ, 20 फिर दिसंबर में 20 हुआ, जनवरी में 4.5 हुआ, मार्च में 0.5, बिलो 0.5 हो गया। जो तो बोलना ये चाहता हूँ कि विद इन 6 to 7 मंथ जो मम्मी को ये था कैंसर की दिक्कत, तो वो तो क्लियर हो ही गई। साथ में जो कुछ तकलीफ थी पहले 2-3 महीने, वो भी चला गया। जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, यानी आप समझ सकते हो हीमोराइड या पाइल्स की जैसी तकलीफ होती है, पेन होना या फिर ब्लीडिंग जाना या फिर बैठने उठने में तकलीफ होना, तो वो सब भी 3 महीने के बाद ऑल ऑफ सडन, 3.5 महीने के बाद सब क्लियर हो गया मेरे मॉम को। और आज ऐसी कंडीशन है कि मेरे मम्मी अच्छे से घूम रहे हैं, राजस्थान घूम के आए फिर, यानी शी इज एकदम हैप्पी एंड टोटली, कोई बता नहीं पाएगा, वो बोल नहीं सकता कि ये कैंसर पेशेंट है, यानी मेरे कॉलोनी में या फिर रिलेटिव कोई बोलते नहीं कि ये कैंसर पेशेंट है। सेकंड थिंग, उनका सिर्फ ये ड्यूरिंग कैंसर उनका वेट लॉस हो गया था, लाइक 8 से 10 किलो उतर गया था। तो अभी तो कैंसर क्लियर हो गया, 9 महीने हो गए मम्मी को, 9 से 10 महीने ट्रीटमेंट स्टेम सेल थेरेपी लिए हुए। तो मैंने सोचा अभी वेट गेन के पीछे कुछ तो भी करता हूँ। एक दिन मेरे कॉलोनी में कोई एक मशीन लेके आए थे, हेल्थ हेल्थ सेक्टर में ही काम करते वो लोग। तो वो मशीन लेके आए, मैंने सोचा चलो मशीन पे खड़े रखते हैं मम्मी को और देख लेते हैं वजन कितना है, बीएमआई कितना है, विसरल फैट कितना है, मसल मास कितना है, बॉडी फैट कितना है, बायोलॉजिकल एज कितनी है। तो पहले मैं खड़ा रहा, मेरी फाइव दिख रहा है, हालांकि मेरी उम्र है 39। तो मैंने अभी तक स्टेम सेल खुद ने चालू नहीं किया क्योंकि मम्मी का चालू था ट्रीटमेंट। फिर मैंने मम्मी को मशीन पे ये किया, खड़ा किया। तो मम्मी का सब कुछ ठीक था, लेकिन सबसे शॉकिंग मुझे ये लगा कि मम्मी की एज है 60, पर जब वो उनका बायोलॉजिकल एज मशीन ने दिखाया वो था 52। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर वे एज उनका 52 दिखा रहा है बायोलॉजिकल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज 60, तो कहा ना कहा मेरे मम्मी 8 साल रिवर्स हो गए, यानी उनका हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, आंखें, लंग, वो 8 साल पीछे चला गया, यानी 52 की एज के जो उम्र वाला व्यक्ति है उसके जैसे वो फंक्शन करने लग गया। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू स्टेम सेल थेरेपी, जिसने मुझे मेरे मॉम को कैंसर से तो निकाला ही निकाला, साथ में मेरी मॉम की 8 साल उम्र कम कर दी। एंड और मैं सेकंड एग्जांपल, वैसे तो मेरे पास बहुत से टेस्टिमोनियल है, लेकिन एक ब्रेस्ट कैंसर का आएगा टेस्टिमोनियल लेता हूँ। शायद वो मैडम रेनू मैडम और प्रणव सर को मैंने बड़ोड़ा आए थे, वो नासिक वाले आई थिंक तो उनको ब्रेस्ट लम था, हार्ड लम था ब्रेस्ट में, एंड पेन होता था, मीन्स बड़ी गांठ हो गई थी और पेन होता था उनको। तो उनको भी ये तो था कि कीमो रेडियो करना नहीं है फिर। और मेरे एक सबॉर्डिनेट है, उनके वो रिलेटिव है, तो मेरे सबॉर्डिनेट ने बताया कि डॉक्टर हार्दिक पटेल सर के मॉम अच्छे हुए तो अपने भी रिलेटिव यानी अपनी भी भाभी अच्छी हो सकती है, उनकी भाभी लगती है। तो वो मेरे पास आया, कंसल्ट किया, फिर हमने बड़ौदा का प्लान किया, सर से मिले, मैडम से मिले, उनको स्टेम सेल थेरेपी चालू की। विद इन 8 क्या 5 ही दिन में मैम उनका, ऑल टू ऑल पार्टिसिपेंट, 5 ही दिन में उनका वो जो ब्रेस्ट लम्प था वो थोड़ा साइज कम होने लगा, ऐसा उनका बोलना था। और जो पेन था वो पेन ऑल ऑफ सडन चला गया, विद इन 1 वीक ओनली उनका पेन चला गया। एंड लम्प तो है अभी भी फिलहाल के लिए। एंड दे आर वेरी हैप्पी, जब भी मुझे फोन करते मीन्स दे आर वेरी मीन्स हैप्पी फ्रॉम मी कि सर आपने हमको बहुत ही अच्छा थेरेपी बताया जिससे हम लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट में गए नहीं और उसके साइड इफेक्ट, क्योंकि उनकी उम्र ऑलमोस्ट 44-45 थी। अगर यही उम्र में अगर ये कर लेते थे कीमो रेडियो एंड सर्जरी, तो आगे की लाइफ, क्वालिटी लाइफ जीते क्या, यानी अगर लाइफ बढ़ती भी थी उनकी, लेकिन क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाते थे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वंस अगेन थैंक्स टू स्टेम सेल थेरेपी, जिसके कारण पेशेंट तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन मुझे ब्लेसिंग भी मिल रही लोगों की कि आप थे तो हमारा ये अच्छा हुआ। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू हार्दिक सर। हमारे साथ एक अलका पाटीदार है, ये भी महाराष्ट्र से है। मैं इनका भी सुनना चाहेंगे क्योंकि ये भी बड़ौदा आए थे, हमसे मिले, उनका सन का इशू था। अलका जी आप बताइए, अलका जी। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो मैम। हेलो हेलो, बताइए। मेरा लड़का है 21 साल का। और पहले तो मेरा से एक्सपीरियंस ले लो। और उसका कान का इश्यू था। उसको जब मतलब वो 2011 में
उसको थोड़ा थोड़ा मतलब क्या पूरा कान ही बंद हुआ था। तो हम मतलब ईयर एक्सपर्ट को मिले थे यहाँ पे, डॉक्टर कृष्णा हॉस्पिटल था वहाँ पे, हमने उसका कान का मतलब चेकिंग करा था। तो उन्होंने बोला था कि इसकी वैन डैमेज है। तो वैन डैमेज है तो फिर हमको तो इतना भी नॉलेज मतलब नहीं सुनाई दे रहा अभी। फिर यहाँ शहादा थोड़ा सा हमने ऐसा मतलब हमारा ऐसा था कि अपन बड़ी सिटी में बताते हैं। पहली बार में कोई ट्रस्ट नहीं करता कि दूसरे डॉक्टर को बताते शायद से क्या है क्या नहीं। तो फिर हम औरंगाबाद उसको लेके गए। वहां फिर हमने 11 डॉक्टर को बताया उसको कि देखते हैं कुछ ना कहीं तो रास्ता मिलेगा। पर सबने बोला कि इसकी वैन डैमेज है और इसका ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन भी होगा तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। तो फिर मैं थोड़ी सी मतलब बुरा तो सबको लगता है कि अभी ये कान, और तब हम उसको मशीन नहीं बिठा सकते क्योंकि मशीन का ऐसा रहता कि वो लाइफ टाइम रहती है। तो मेरा कहीं ना कहीं और उसको फॉरेन में उसका ऑपरेशन होता है और गारंटी भी नहीं रहती कि ये सक्सेस हो जाएगा। और उसको 25 से 30 लाख तक लगते हैं, जो सर्वसाधारण लोग जो रहते। तो उनकी मतलब इतनी परिस्थिति भी नहीं रहती कि वो इतना बड़ा ऑपरेशन करेंगे और सक्सेस के चांसेस भी नहीं है। तो कौन मतलब ठीक है एक कान नहीं रहता तो दूसरा तो चालू है, और उसका कम से कम 80% मतलब उसको सुनाई नहीं देता था। 20% पे काम चलता था। और उसका वो राइट राइट साइड का कान था। गाड़ी भी चलाते हैं अपन तो फिर अब देखना ही पड़ता है। तो एक ना एक कहीं तो भी बहुत बुरा लगता था कि ये बहुत गलत है अपने साथ में। फिर अभी 2011 से अब तक का हमारा ऐसा ही चल रहा था। ये उसका एक कान था, और एक कान डैमेज की वजह से उसका पढ़ाई में भी मन लगता नहीं था, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था। अब साधारण सी बात है कि अपने कान में कभी पानी भी चला जाता है, कुछ भी चला जाता है तो कितना अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये कान का क्या। वो तो 2011 में से उसने क्या मालूम कैसे क्या दिन निकाले। पर तो भी हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे कि ज्यादा अपन ये बात को छेड़ते नहीं है, नहीं तो ये और इसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। चलो एक कान पे ठीक है। उसके बाद में हम जब बड़ौदा गए थे, हमने ये स्टेम सेल के बारे में सुना था, ये सब सेल्स पे काम करते हैं। तो फिर हमने एक ट्राई करके हमने सिर्फ 1 महीने की दवाई मैंने ली थी। और ट्रस्ट से मैं कहती हूँ ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है कि हमने जब उसकी दवाई चालू करी तो 15 दिन में उसके कान में ऐसा थोड़ा बहुत वॉइस आने लग गया, मतलब सिग्नल हो गए। और मेरा लड़का एक्चुअली बीएससी को है, तो वो तो साइंस पूरी उसको मालूम है। मैंने उसको बोला था कि जो भी सच है मुझे बोल देना तूने। तो उसने मुझे बोला था कि मम्मी कान में सिर्फ थोड़ी सी ऐसी हलचल है, उसके बाद में 5-6 दिन बाद में उसको सुनाई देने लग गया थोड़ा सा। मतलब वो कहीं ना कहीं वो रास्ता क्लियर हो रहा था। तो हमें बहुत खुशी हुई थी। ये तो हमारे लिए मतलब गॉड गिफ्ट था कि जो बात हम 2011 में सिर्फ नो मतलब कई गारंटी नहीं थी ये कहाँ से कहाँ तक सुनेगा नहीं सुनेगा। पर उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको कम से कम 50 से 60% तक उसको सुनाई देने लग गया। और अभी उसके ये मतलब अभी उसका ऐसा है कि वो बैंक में भी लग गया। मैडम आपको झूठ लगेगा कि उसने बीएससी क्लियर करी। अभी वो फाइनल में जो लड़का एग्जाम नहीं दे रहा था, मैंने आप सबको लोगों को बोला था कि इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉलेज जाता ही नहीं मैडम। मुझे सबसे बुरा लगता था। अब उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं था, पर उसने बीएससी मैडम उसने सेकंड ईयर क्लियर करा। अब वो फाइनल में है। और तो और ऊपर से वो उसको पूरी तरह से सुनाई देता है। मैं कंफ्यूज हो जाती कि बाबा इसको तो सबक सुनाई देता है, क्योंकि मैं भी कहीं तक इसका तो सुनाई नहीं देता है ना। तो मैं भी कहीं ना कहीं ये थी कि चलो, पर आप मेरे को मालूम है वो पूरी तरह से सुनता है। मैं वो पूरा बहरा बन गया। सही में वो बहरा था। और सिविल हॉस्पिटल का रिपोर्ट मेरे पास है, जो कि ये ना 40% आपको देते हैं, ये ना बहिरा साबित करते हैं ना ये सब अधूरा काम है। तो ये ऑपरेशन तो मतलब होना ही नहीं ना, होएगा तो सक्सेस ही नहीं है। ये तो मेरे लड़के का एक्सपीरियंस है। हम तो पूरी तरह हम क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद में मेरे पास एक मतलब मैं तो ग्राउंड लेवल पे मैं आशा वर्कर हूँ, मैं तो काम करती हूँ हर पेशेंट पे। जब से मैंने इसका नॉलेज लिया है
कि ये किस किस चीज पे काम करता है। तो सेकंडली मैंने पैरालिसिस का पेशेंट मुझे आया, मतलब मिला था। मैंने उनको बोला कि सर आप ले सकते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका तो पूरा एक पाव घिस के चलते थे, पाव घिसके चलते थे। और दूसरा तो पूरा एक, मतलब बहुत ही बुरी तरह से पैरालिसिस था। इतना बड़ा पैरालिसिस मैंने देखा नहीं था मैडम। एक हाथ पूरी तरह से ऐसा, 15-20 दिन थे। मैडम को हमने जब फोन लगाया, सबसे बड़ी खुशी मेरे को इस बात की थी कि उनका जो थंब था उसमें मूवमेंट आई थी। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, वो खुद भी बोलेंगे। तो अभी तो वो सर इतने रिलैक्स है, घर वाले कितने टेंशन में थे कि ये क्या होएगा, कुछ नहीं, पैरालिसिस है इतना, मतलब बहुत जबरदस्त है बाबा। पैरालिसिस है तो क्या मालूम, पर इतना ये, मतलब इतना, ये बहुत पावरफुल है। और ये थेरेपी मेरे लिए भी अच्छी है, सबके लिए भी अच्छी है। और इसके ज्यादा मैं क्या बोलूं, ये तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। थैंक यू मैडम, थैंक यू स्टेम सेल, थैंक थैंक यू यू सो मच। अलका जी, बहुत बढ़िया। हम ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, और जो जो भी इसको ले रहा है उसको 100% सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता जा रहा है। टाइम लगता है धीरे धीरे, जैसे सर ने बोला, एक हमको पेशेंस चाहिए, और दूसरा जो डोज दिया है वो ही लेना है, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू सुमेर सर जी। और हमारे साथ प्रणव सर भी बैठे हैं, गांधी सर भी बैठे हैं, और हार्दिक सर भी। तो मैं समझती हूँ काफी टाइम भी हो गया है, इस सेशन को हम यहीं एंड करें। किसी का अगर कोई सवाल हो, ऐसा लगता है तो मैं ले सकती हूँ, अदरवाइज आप लोग थक गए हैं तो हम बंद करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। मैडम मेरा खुद का एक क्वेश्चन है। आज मैंने एक पीएनसी देखी है, पीएनसी मतलब पीएनसी आप समझते ही है, छोटा 6 महीने का बच्चा है। तो वो जो है ना, वो पूरी ऐसा, मतलब वो पूरी झुक चुकी है। तो उसमें ऐसे क्या इशू आ गया कि उसके पाँव पे भी सूजन है। और मतलब उस पे अपन ये थेरेपी यूज कर सकते हैं क्या मैडम? कर सकते हैं ना, आप रिपोर्ट भेज दीजिए, हम लोग देख लेते हैं। सुमेर सर जी, अगर आप हैं सर तो एक बार आप देख लीजिए, और आप रिपोर्ट भेजिए, फिर हम लोग देख लेते हैं। सर ओके है क्या मैडम। सुमेर सर? कोई नहीं। मैडम बस एक बार रिपीट रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या था? अलका जी एक बार रिपीट कर दीजिए, उनका छोटा सा एक बच्चा है। हाँ बोलिए, आप बोल दीजिए। देखो सर, वो जो प्रेगनेंसी में थी ना वो वुमेन, तो वो तो मतलब 30 30 साल की है। और उसका जो डेवलपमेंट है तो थोड़ा सा कमजोर है। और एचबी भी कम था। और अभी जब डिलीवरी हुई है तो लड़का तो अच्छा है, पर उसका है ना, उसकी 2 उंगली बिंगली कुछ ऐसे झुकेली है, वो खुद कमर भी बहुत दुख रही, और पाँव पे सूजन है। तो ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि लीवर में प्रॉब्लम है कि क्या में प्रॉब्लम है। आज रिपोर्ट मैंने उसकी ली नहीं है, पर कहीं ना कहीं बुरा लगता है सर, उम्र भी कम है और ऊपर से मतलब कि पीएनसी है। मतलब आप, हाँ, मैडम आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि उनके मदर को दिक्कत है ना? हाँ, मदर को दिक्कत है सर। बाकी बच्चा एकदम क्लियर है। बच्चा क्लियर है, और वो डोज ले सकती कि नहीं ले सकती, ये मेरा नहीं नहीं, बहुत तो मैडम मतलब। मैडम मैडम ये क्या है कि लेडीज प्रॉब्लम है, उनका रिपोर्ट आप एक बार भिजवा लेना, लेकिन इस मामले में जो है कि उनको अपना ये थेरापी जरूर लेना चाहिए। उसका डोजेज क्या होगा वो मैडम आपको बता लेंगे, लेकिन अगर वो 4 से 6 महीना तक अगर अपना ये थेरापी ले लेगा तो उनको ये सारी प्रॉब्लम से जो है कि शॉर्ट आउट हो जाएगा मैडम, कोई दिक्कत वाली हंड्रेड बात नहीं है। परसेंट हंड्रेड आ जाएगा परसेंट जी। ओके सर, आ ठीक है, 100% थैंक यू। उनका आ जाएगा, खाली उनका रिपोर्ट एक बार भिजवा दीजिएगा तो देख के आपको डोज सजेस्ट मैडम कर देंगे, है ना? ठीक है, ओके सर। ठीक। ओके, किसी थैंक यू और वेरी का मच। कुछ सवाल है तो हम पूछें, नहीं तो फिर हम एंड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम ले सकते हैं। नहीं है, मेरे ख्याल से सब सेटिस्फाइड हैं। कोई बात थैंक नहीं। यू मैम। हाँ जी, ठीक है सर। तो हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट हम लोग वापस से थर्सडे को मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, और हम ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।